हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। अभी तक हमने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की 3 वीडियोस या 3 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए। ये आज उसका 4th पार्ट होने वाला है, जिसमें कि हम समझेंगे कि जो हम पहले से कंटिन्यू टॉपिक करते हुए आ रहे हैं। मैं आपको थोड़ा उसके बारे में बता दूं कि आज हम क्या करने वाले हैं इसमें। कि हमने अभी तक जो टॉपिक्स देखे हैं, सबसे पहले जैसे कि मैं हर बारी बताता ही हूँ आपको कि हमने केमिकल रिएक्शन की हमने बात कर ली थी। दूसरा, हमने केमिकल इक्वेशन की बात कर ली थी। ये टॉपिक्स मैं बार बार आपके सामने इसलिए लिख रहा हूँ कि जिससे आप इनको देखें और इनको रिवाइज भी करें साथ साथ में। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तीसरी चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है वो हमने यहाँ पे देखा था कैरेक्टरिस्टिक्स। किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जिसमें हमने बात कर ली थी फिर कि गैस होता है, फिर कलर होता है ना, फिर टेम्परेचर होता है, फिर प्रेसिपिटेट होता है, और क्या होता है? गैस हो गया, कलर हो गया, टेम्परेचर और स्टेट। उसके बाद जब हम इन टॉपिक को कवर कर चुके थे तो हमने केमिकल इक्वेशन के बारे में भी बातें करी थी। केमिकल इक्वेशन में हमने बात करी थी कि किस तरीके से हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। हमने इनके बारे में बात करी कि बैलेंस्ड इक्वेशन कैसे होती हैं, और उसमें हमने उसको इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है। जैसे कि कल हमने जो वीडियो में बात करी वो 2 बातें करी। पहली तो हमने ये चीज़ देखी कि जो केमिकल इक्वेशन है उसके बारे में हम उसकी फिजिकल स्टेट्स लिख दें, और दूसरा कि उसका प्रेसिपिटेट वाला एक हमने पॉइंट कवर कर लिया था। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं, एक तो हम हीट एनर्जी की बात करेंगे, और दूसरी हम बात करेंगे यहाँ पर कि किस तरीके से हम जो हमारी केमिकल इक्वेशन है कंडीशंस अप्लाई करते हैं, कि क्या कंडीशन है तभी जाके ये केमिकल इक्वेशन होगी या ये आगे जाके प्रोसेस होगी। इतनी बात समझ आ गई? ठीक है, तो अभी हमने लास्ट वीडियो में प्रेसिपिटेट तक चीज़ें देख ली थी। आज हम बात करने वाले हैं हीट की। कहने का मतलब कि हीट की वजह से जो चीज़ें होती हैं, मतलब हीट का होना बहुत ज़रूरी है उन केमिकल इक्वेशंस के लिए या केमिकल रिएक्शंस के लिए, उसकी हम बात करने वाले। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो हीट वाला चीज़ हम लेके चलेंगे उसमें 2 टाइप की रिएक्शंस बोल दीजिए या 2 टाइप की कंडीशंस होती हैं। पहली चीज़ जो हमें ध्यान देनी है, एक होती है हमारे पास एंडोथर्मिक। क्या होती है? एक होती है हमारे पास एंडोथर्मिक और एक होती है हमारे पास एक्सोथर्मिक। क्या होती है? एक्सोथर्मिक। यहाँ तक बात समझ आ गई? जो एंडोथर्मिक है इसमें हम हीट इसमें एब्जॉर्ब होती है, और जो एक्सोथर्मिक है इसमें हीट इवॉल्व होती है। ये चीज़ बेसिक आपको समझनी है। समझ आ गई बात? कि हम हीट के 2 टाइप्स लेके चलते हैं, एक होता है एंडोथर्मिक, एक होता है एक्सोथर्मिक। जो एंडोथर्मिक है उसमें हीट एब्जॉर्ब होती है और जो एक्सोथर्मिक होता है उसमें इवॉल्व होती है। समझ आ गई बात? तो हम इसमें पहली बार लेने वाले हैं, जो पहली चीज़ लेने वाले हैं वो है हमारे पास एक्सोथर्मिक। इस चीज़ को ध्यान रखना। क्या लेने वाले हम? एक्सोथर्मिक लेने वाले हैं। इसको भी मैं अब मिटा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो मैं हर बार इसको वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपको रिकॉल कराऊंगा कि हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं और हम इस पॉइंट पे कहाँ पर चीज़ों को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं किसकी? एक्सोथर्मिक की। एक्सोथर्मिक। अच्छा, एक्सोथर्मिक जो चीज़ है, जो वर्ड है, यहाँ पे से अगर आप इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करेंगे तो एक चीज़ निकल के आएगी एक्सेल। एक्सेल मतलब बाहर निकलना मतलब इवॉल्व होना। क्या ना? इवॉल्व होना। किसका इवॉल्व होना? हीट का इवॉल्व होना। तो यानी आप यहाँ से याद रख सकते हैं कि जिस भी रिएक्शन में हीट बाहर निकलेगी उसको हम क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। इतनी बात समझ आ गई? उसको क्या बोलते हैं हम? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है, अब जो दूसरी चीज़ हमें इसमें समझनी है कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं वो कहाँ कहाँ पे होती है। एक होता है फ्यूल, एक होता है वुड। फ्यूल में आपके पेट्रोल भी आ सकता है, आपका डीजल भी आ सकता है,
ठीक है। और क्या हो सकता है, वुड हो गया, फ्यूल हो गया, डीजल हो गया। मतलब उन चीज़ों की हम बात करें कि जहाँ पर हीट निकलती है, क्या करती है, जहाँ पर हीट निकलती है, तो उन चीज़ों को ध्यान रखना है आपको। कि जैसे हम बात करें कि यहाँ पर फ्यूल में हम कैरोसिन भी बोल सकते हैं, तो यहाँ पर हम एक बेसिक सी चीज़ समझ लेते हैं कि यहाँ पर हीट निकलती है, जब इनमें रिएक्शंस होगी तो हीट बाहर निकलेगी। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई आपको, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इन रिएक्शंस को और करीब से देखेंगे और इनके थोड़े से एग्जाम्पल्स को हम ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो जैसे हम पहले बात इसमें करेंगे कि जब हम क्या करते हैं, कार्बन है, कार्बन, ये क्या है, कार्बन है, और यहाँ पे हम रहते हैं ऑक्सीजन यानी कि O2। तो जो कार्बन है और जो ऑक्सीजन है, जब इनकी रिएक्शन होगी, क्या होगी, जो कार्बन है और जो ऑक्सीजन है, जब इनकी रिएक्शंस होती है तो हमें क्या मिलता है, CO2 मिलेगा। और जो CO2 मिलेगा, इसके साथ हमें क्या मिलेगी, हीट भी मिलेगी। ये मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि या तो मैं हीट लिख देता हूँ, या तो मैं क्या लिख देता हूँ, हीट एनर्जी लिख देता हूँ। ठीक है, या सिर्फ मैं क्या लिख देता हूँ, एनर्जी लिख देता हूँ। ये बात समझ आ गई, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो पहली रिएक्शन तो ये हो गई, यहाँ पर हीट निकल रही है। ठीक है, दूसरी चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है यहाँ पर कि इसको हम, जो दूसरी रिएक्शन हम बात करने वाले हैं, उसको बोलते हैं नेचुरल गैस। क्या बोलते हैं, नेचुरल गैस। इस चीज़ का ध्यान रखना है। नेचुरल गैस की रिएक्शन क्या है, वो भी कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जहाँ पर की हीट निकलती है। और हम किस में बात कर रहे हैं कि जहाँ पर भी हीट निकलेगी, ये वो चीज़ें हम बात कर रहे हैं कि इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जब हम इंफॉर्मेशन की बात करते हैं तो हीट निकलती है। तो हीट दो तरीके से निकलती है। हीट की बात हम दो बारी में करेंगे, या तो हीट हम ले रहे हैं या तो हीट निकल रही है। इन चीज़ों का ध्यान रखना। तो जो नेचुरल गैस की हम बात कर रहे हैं, तो नेचुरल गैस में हमने क्या देखना है कि हमारे पास CH4 है। क्या है, CH4 है। इसको हम क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं। ठीक है, CH4 क्या करेगा, जब ये यहाँ पर रिएक्ट करेगा, ये किस फॉर्म में, गैस फॉर्म में है, तो जब ये रिएक्ट करेगा, नेचुरल गैस के हम रिएक्शन देख रहे हैं, जब मीथेन रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन गैस के साथ, तो हमें क्या क्या मिलेगा, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, CO2 मिलेगी। ऑब्वियस है, जब भी कोई चीज़ बर्न आउट होगी तो उसमें हमें क्या मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, वाटर मिलेगा, क्या मिलेगा, 2H2O मिलेगा। और सेम है, जैसे मैं पहले भी बोलता आ रहा हूँ कि क्या मिल जाएगा इसमें, एनर्जी यानी कि हीट हो, हीट एनर्जी हो, तीनों का मतलब एक ही होता है। तो ये दो रिएक्शंस हमने जो अभी पढ़ी, इसमें हमने क्या देखा कि ये थी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जहाँ पर कि हीट निकल रही है। कौन सी रिएक्शंस हैं, सारी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। इन चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ये कैसी रिएक्शंस है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं। अच्छा, तो ये तो था एक बेसिक, जहाँ पे हमने समझा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन कौन सी हैं, उनके हमने दो एग्जांपल्स देखे। अब थोड़ा सा और इसको ध्यान से समझते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के साथ साथ अगर हम बात करें, इनको मैं थोड़ा सा पहले हटा देता हूँ कि ये आपने दोनों देख लिए होंगे, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में कोई और भी कंसीडर होती है कि नहीं होती है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एक होती है आपकी कंबशन रिएक्शन। ठीक है, कौन सी रिएक्शन कंसीडर होती है, कंबशन रिएक्शन कंसीडर होती है। ये चीज़ ध्यान रहेगी, कौन सी रिएक्शन कंसीडर होती है, इसमें कंबशन रिएक्शन कंसीडर होती है। तो जो कंबशन रिएक्शन है, कहाँ पर, कंबशन इन फूड। यहाँ पर हम बात करें कि जो कंबशन होता है, कहाँ पर होता है कंबशन, जो कंबशन इन फूड, मतलब इसका क्या मतलब है कहने का कि कंबशन इन फूड इन द सेंस क्या कहना चाह रहा है। तो जब कंबशन इन फूड की बात करें, तो जो हमने खाना खाया, हमारी बॉडी में जो खाना गया, ठीक है, तो जो हमारी बॉडी में खाना गया और जब डाइजेशन हो रही है ना, तो जब डाइजेशन होगी तो रेस्पिरेशन भी है। तो इस बेसिस पे जो कंबशन इन फूड है, जो हमारी बॉडी में गया, तो उस पूरी होल प्रोसेस में इसी के साथ एक चीज़ और हो जाएगी कि रेस्पिरेशन भी हो रहा है, हाँ है ना, तो रेस्पिरेशन भी हो रहा है। तो यहाँ पर हम इन दोनों को कंसिडर कैसे करते हैं, एक्सोथर्मिक। ठीक है, एक्सोथर्मिक मतलब कि रेस्पिरेशन, यहाँ पर भी हीट निकलती है, हीट बाहर आती है। इन चीज़ों का ध्यान रखना। ठीक है, अगर मैं इन चीज़ों को थोड़ा सा और समझाऊँ आपको कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं देखूँ कि जैसे चपाती है
है ना, रोटी है, रोटी हो गई, ठीक है। और क्या हो सकता है, रोटी के साथ रोटी हो गई या ब्रेड हो गई फॉर एग्जांपल, है ना, क्या हो गई, ब्रेड हो गई। तो ये सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स से आगे जाके किस में ट्रांसफ़र होंगे, स्टार्च में कन्वर्ट होंगे कि नहीं होंगे, ये सब आगे जाके स्टार्च में कन्वर्ट होंगे। अब ये पूरी जो प्रोसेस है ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, जब यहाँ पर डाइजेशन हो रहा होगा, आगे क्या हो रहा होगा, डाइजेशन हो रहा होगा, तो जब यहाँ पर आके डाइजेशन हो रहा होगा तो होगा क्या कि ये किस में ब्रोक डाउन हो जाएगा, आगे जाके ग्लूकोज में, ऑब्वियस सी बात है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। ये चीज़ तो पता ही है आप सबको, आपने बचपन में पढ़ा ही होगा कि हमने रोटी खाई या ब्रेड खाया, वो स्टार्च में कन्वर्ट हुआ, उसमें डाइजेशन हुआ तो ग्लूकोज बन गया, ठीक है। जब इसमें ग्लूकोज में गया, कन्वर्ट हुआ, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि बहुत स्लो प्रोसेस पे कंबशन रिएक्शन हो रही होती है, बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस में यहाँ पर क्या हो रही होती है, कंबशन रिएक्शन हो रही होती है, ठीक है। कहाँ पर, थ्रू आर सेल इन आर बॉडी, वहाँ पर। और उस प्रोसेस पे क्या होता है कि इसको हम रेस्पिरेशन प्रोसेस भी बोलते हैं, क्या बोल रहे होते हैं, इसको हम रेस्पिरेशन प्रोसेस भी बोल रहे होते हैं। और इस पॉइंट पे क्या होता है कि हमारी बॉडी में हीट डेवलप होती है, इस प्रोसेस में क्या होता है कि हमारी बॉडी क्या डेवलप करती है, हीट। ये बात समझ आई, हाँ या ना। मैंने क्या कहा, मैं दोबारा से बताता हूँ कि कंबशन रिएक्शंस बोली, जो कंबशन इन फूड है, मतलब जब हमारा खाना हमारी बॉडी में पच रहा है, तो ये जो पूरा प्रोसेस है यहाँ पर रेस्पिरेशन भी कंसीडर हो जाता है। तो ये दोनों चीज़ें एक्सोथर्मिक हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने रोटी या ब्रेड खाई, वो स्टार्च में कन्वर्ट हुई, डाइजेशन हो रहा है, ग्लूकोज में वो चीज़ें आगे जाके टूटेंगी। अब जब ये ग्लूकोज में आगे जाके चीज़ें टूट रही हैं तो कंबशन रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्लो हो रहा होता है हमारी बॉडी में, और ये पूरी प्रोसेस रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू कन्वे हो रही होती है आगे तक। तो यानी कि ये जो पूरी प्रोसेस हमने बात करी, यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर बॉडी हीट डेवलप करती है, मतलब बॉडी में क्या होती है, हीट बन रही होती है, इवॉल्व हो रही होती है हीट। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको, मेरे को नहीं लगता कि यहाँ तक कोई दिक्कत होगी, ठीक है। अब हम इसमें आगे चलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात कि जो हमने यहाँ पर ये वर्बली चीज़ें बोली, इसको मैं आपको रिएक्शन के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ, या इसकी जो रिएक्शन होगी वो कैसी होगी वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। और कोशिश करना, मैं हर बार यही चीज़ बोल रहा हूँ कि वीडियोस यहाँ पर जिस तरीके से बन रही है, आपकी बुक को पूरा 1 बाय 1 फॉलोअप करने की कोशिश मैं करूँगा, और आप अगर उसके साथ साथ चलेंगे तो ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी और आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। तो अगर हम बात करें डाइजेशन इन फूड की, तो अगर हम उसको देखें तो क्या होगा कि C6H12O6, ठीक है, C6H12O6 एक्वस हो गई। यहाँ पर क्या होगी, ऑक्सीजन, ठीक है, ग्लूकोज है, ऑक्सीजन, तो कितना 6O2 किस फॉर्म में, गैस फॉर्म में, जो मैंने पीछे बताया उसी को मैं यहाँ पे रिएक्शन के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये कैसे टूटेगा, यहाँ पर हो जाएगा 6CO2 क्या फॉर्म में, गैस फॉर्म में, ठीक है। मतलब यहाँ पर ग्लूकोज था, ऑक्सीजन हमने जब इनटेक करी तो जो पूरी प्रोसेस हुई वहाँ पर क्या होगा, हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालेंगे, इसके साथ क्या होगा, वाटर भी निकलेगा जो कि लिक्विड फॉर्म में होगा, और इस पूरी प्रोसेस में फिर क्या निकलेगी, यहाँ पे आगे एनर्जी, क्या निकलेगी, एनर्जी भी निकलेगी। ये बात समझ आई, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, जैसे हमने कंबशन की बात की तो रेस्पिरेशन भी क्या है, रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक। इतनी बात समझ आ गई, एक्सोथर्मिक, यहाँ तो कोई डाउट, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब चीज़ें जैसे कि हम बात करें फॉर एग्जांपल, हम और एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे मैं बोल रहा हूँ मैग्नीशियम का, जो मैग्नीशियम होता है, तो जब मैं मैग्नीशियम को क्या कर रहा होता हूँ, मैग्नीशियम वायर को मैं जब जला रहा होता हूँ एयर की प्रेजेंस में, जो मैग्नीशियम वायर होती है, जब मैं इसको एयर की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में बर्न कर रहा होता हूँ, तो क्या होता है, वहाँ पर भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही होती है, और वहाँ पर क्या होता है कि लाइट और हीट दोनों डेवलप होगी, दोनों इवॉल्व होंगी। यानी यहाँ पर क्या हो गया, मेरी लाइट तो, हीट तो होगी, इसके साथ क्या होगा, लाइट भी होगी।
तो यहाँ पर मेरे को क्या समझना है कि मैग्नीशियम वायर जब बर्न हो रही होती है एयर की प्रेजेंस में, तब भी ये दोनों चीज़ें हो रही हैं। एक एग्जांपल तो हमने ये वाला देखा, दूसरा एग्जांपल ये वाला हो गया, और तीसरा एग्जांपल अगर मैं बताऊँ आपको, जो डिकम्पोजिशन, किसमें डिकम्पोजिशन किसमें होगा? डिकम्पोजिशन वेजिटेबल्स में, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल, क्या डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स, ये भी क्या है? ये भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये भी कैसी प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक। तो एक एग्जांपल ये वाला हो गया यहाँ पर, दूसरा एग्जांपल ये वाला हो गया, और तीसरा एग्जांपल ये वाला हो गया। तो यहाँ पर से आप इसको बहुत बेहतर ढंग से समझ सकते हैं कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होती है, जहाँ पर कि हीट इवॉल्व हो रही होती है, बाहर निकल रही होती है। जैसे हमने एक बात करी कंबशन रिएक्शन की, रेस्पिरेशन इज ऑल्सो अ प्रोसेस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। वहाँ पर फिर हमने ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ मिलाकर उसको ब्रेक डाउन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होगी। दूसरी बात हमने बात करी कि मैग्नीशियम वायर जब एयर की प्रेजेंस में बर्न होती है तो हीट और लाइट दोनों चीज़ें इवॉल्व होती हैं, निकलती हैं। लास्ट बात हमने क्या करी? डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, या उसमें भी एक्सोथर्मिक यानी कि हीट निकल रही है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। ये था आपका एक्सोथर्मिक, जहाँ पर कि हीट निकल रही होती है। अब हम दूसरी बात क्या करेंगे? दूसरी बात हम करेंगे एंडोथर्मिक की। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखें। हम दूसरी बात किसकी करने वाले हो? एंडोथर्मिक की। ठीक है, अब जैसे कि आपको पता है एक्सोथर्मिक का मतलब होता है कि हीट को बाहर निकलना, तो एंडोथर्मिक का मतलब क्या होगा? एंडोथर्मिक का मतलब क्या? मतलब कि यहाँ पर एब्जॉर्ब होगी। क्या एब्जॉर्ब होगी? हीट। ये चीज़ ध्यान रखना, क्या होगी यहाँ पर? हीट एब्जॉर्ब होगी। एंडोथर्मिक का मतलब है कि हीट का एब्जॉर्ब होना, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, यानी अगर हीट एब्जॉर्ब होगी तो कैसे होगी, हम यहाँ पर कैसे हीट एब्जॉर्ब की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम एक इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होगा? ये बनाएगा NO। क्या बनाएगा? NO। अभी यहाँ पर बैलेंस मैंने नहीं कर रखी इक्वेशंस, यहाँ पर इन चीज़ों को, जहाँ पर ये जैसे ये इक्वेशन मैंने आपके लिए छोड़ी है, इसको आप बैलेंस करके मेरे को कमेंट सेक्शन में पिन करना, कि मतलब मेरे को बताना कि कमेंट सेक्शन में इसको बैलेंस करके लिखना। तो मैं क्या बात कर रहा था कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और क्या होता है कि NO मतलब नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड ये बनाता है। ये बात समझ आ गई? क्या बनाएगा? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन निकल के आती है। कब हो गए? जब मैं इसको 3000 डिग्री सेल्सियस की हीट देता हूँ। 3000 डिग्री सेल्सियस की क्या देता हूँ? हीट देता हूँ। ये बात समझ आई आपको? और यहाँ पर मेरे को जो चीज़ समझनी है वो ये चीज़ है कि ये प्रोसेस कहाँ हो रहा होता है? मोटर व्हीकल्स में हो रहा होता है। कहीं ना कहीं ये मोटर व्हीकल जो हमारे हैं वहाँ पर ये रिएक्शन अकर हो रही होती है। व्हीकल्स में, मोटर व्हीकल्स में ये प्रोसेस या ये रिएक्शन हो रही होती है। ये बात समझ आई? अब दूसरी चीज़ इसके साथ कि अगर मैं बात करूँ डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, इससे पहले मैंने बात करी थी डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स, वो अलग चीज़ है। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। तो जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो भी किसका एग्जाम्पल है? एंडोथर्मिक रिएक्शन का। क्या बोल रहा हूँ मैं? डिकम्पोजिशन जो रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं, वो भी किसका एग्जाम्पल है? एंडोथर्मिक रिएक्शंस का। यानी कि यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ हीट की, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ लाइट की, और किसकी बात करूँगा? हीट की, लाइट की या इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है, किसकी बात करूँगा? इलेक्ट्रिसिटी की। तो जब मैं इन तीनों की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पर भी एंडोथर्मिक है, हीट है, एक काइंड ऑफ एनर्जी। तो उनको हम तीन पार्ट्स में कट करके देखते हैं कि भैया एनर्जी है, तो वहाँ पर भी क्या हो रहा है? एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रही है। ठीक है, ये एंडोथर्मिक यानी कि हीट एब्जॉर्ब हो रही है। ये बात समझ आ गई?
ठीक है, इसको हम थोड़ा ऊपर करके फिर से समझते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन को अच्छे से, कि कहना क्या चाह रहा है ये। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम फिर से देखते हैं। ये बात समझ आ गई थी ना आपको कि नाइट्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट द कंडीशन क्या अप्लाई थी वहाँ पर, कि भैया 3000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए तभी होंगी ये चीज़ें, नहीं तो नहीं होंगी। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं किसकी हम बात कर रहे हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, किसमें, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम बात कर रहे हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन में किसकी, कि व्हेन CaCO3, क्या है, CaCO3 रिएक्ट करता है, जब इसको हम हीट देते हैं, क्या करते हैं, हीट देते हैं। जब हम इसको हीट देंगे तो क्या होगा, जब CaCO3 को जब हम हीट देंगे तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपका CaO बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा, प्लस इसके साथ क्या देगा, ये देगा आपको कार्बन डाइऑक्साइड। ये बात ध्यान रखनी, क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा। ये किसका एग्जाम्पल है, एंडोथर्मिक में डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ये एग्जाम्पल है। पहली चीज़ समझ आ गई होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। दूसरी चीज़ हम समझते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, फोटोसिंथेसिस जो कि प्लांट्स में होता है। ये भी एक एग्जाम्पल है किसका, एंडोथर्मिक का। फोटोसिंथेसिस भी एक एग्जाम्पल है एंडोथर्मिक का। और तीसरी बात, जो इलेक्ट्रोलिसिस, किसका इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर की जब हम बात करते हैं तो भी ये भी एक एग्जाम्पल है किसका, एंडोथर्मिक का। मतलब जहाँ पर क्या होती है, एनर्जी चाहिए हमें, यहाँ पर हमें सनलाइट की फॉर्म में एनर्जी चाहिए, यहाँ पर हमें हीट की फॉर्म में एनर्जी चाहिए। तो ये तीनों एग्जाम्पल्स किसके आ जाते हैं, एंडोथर्मिक के एग्जाम्पल्स आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर अभी हमने बात करी एक्सोथर्मिक की और एंडोथर्मिक की। अब हम इसके लास्ट टॉपिक पे जा रहे हैं, इसके जहाँ पर हम इंफॉर्मेशंस की बात कर रहे थे कि भैया अब कंडीशंस हो सकती है क्या, कुछ कंडीशंस हैं कि जिसको होना ज़रूरी है तभी जाकर क्या होगा, रिएक्शन होगी, नहीं तो नहीं होगी। ठीक है, अब हम उनको देखते हैं, ये इसका लास्ट टॉपिक रहेगा। ठीक है, उसके बाद जो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा, मतलब उसका जो पार्ट 5 आएगा, उसमें हम क्या करेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशंस की प्रैक्टिस करेंगे 1 बाय 1 क्वेश्चंस को लेके। ठीक है, तो अब हम किसकी बात करने वाले हैं, इसकी कंडीशंस वाले टॉपिक की, कि कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए कि जब हमें पता हो कि ये कंडीशन बहुत ज़रूरी है इस रिएक्शन को होने के लिए। ठीक है, हम बात किसकी कर रहे हैं यहाँ पर, कंडीशंस की, कि भैया कंडीशन क्या हो कि हम ये रिएक्शन कर पाए। ठीक है, ये देखते हैं। अगर हम कंडीशन करें अंडर विच रिएक्शंस टेक्स प्लेस, की मतलब कंडीशन चाहिए, उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो पहली चीज़ हमें जो ध्यान रखनी है कि हीट। अगर कभी भी मैं देख रहा हूँ कि मुझे हीट चाहिए, तो मैं उसको रिप्रेजेंट कैसे करता हूँ, मतलब कि कंडीशन है कि जब हीट होगी तभी वो रिएक्शन हो पाएगी। तो ऐसे टाइम पे क्या होगा कि अगर हीट रिक्वायर्ड है उस रिएक्शन को होने के लिए, उस रिएक्शन का कंप्लीट होने के लिए अगर हीट रिक्वायर्ड है, तो मैं क्या करूँगा, मैं उसको कैसे दिखाऊंगा, कैसे केमिकल इक्वेशन में शो करूँगा, इससे, ये ट्रायंगल की फॉर्म में, और उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, डेल्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करूँगा, और ये ट्रायंगल कहाँ है, जब हम एरो बना रहे होंगे तो एरो के ऊपर इसको मेंशन करेंगे। ठीक है, ये डेल्टा नहीं लिखना है तो मैंने इसका नाम लिखा है। ठीक है, ये एरो के ऊपर मेंशन होगा यहाँ पर, इसको ऐसे बेहतर ढंग से ऐसे बनाएंगे, ये ऐसे मेंशन होगा। और ये जो डेल्टा होता है, इस डेल्टा को क्या बोलते हैं हम, इसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, इसको क्या बोलते हैं हम, डेल्टा बोलते हैं। क्लियर, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, हीट को, कि हीट की प्रेजेंस में वो चीज़ हुई। पहली चीज़ मतलब कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई भी कैटलिस्ट है, ठीक है, कि किसी की प्रेजेंस में, मतलब कि किसी की प्रेजेंस में कोई चीज़ हो रही है, किसी की भी प्रेजेंस में कोई चीज़ होगी, तो उसका फॉर्मूला हम कहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, एरो के ऊपर ही रिप्रेजेंट करेंगे। अभी हम उसकी भी चीज़ें, उसकी भी एग्जांपल्स आगे चल के देखते हैं। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जहाँ पर हम बात करते हैं कि एक मेरे पे एग्जांपल है, जहाँ पर मैं बोलता हूँ पोटेशियम ClO3 है मेरे पास। ठीक है,
अब यहाँ पर क्या चाहिए मेरे को कि यहाँ पर मेरे को ये रिएक्शन तभी हो पाएगी जबकि यहाँ पर हीट हो, यानी कि डेल्टा मैंने यहाँ पर शो कर दिया, और इसके साथ साथ एक कैटलिस्ट भी हो। कैटलिस्ट कोई भी एक कंपाउंड हो सकता है या एलिमेंट हो सकता है, MnO2, ठीक है। इसके बिना ये रिएक्शन नहीं होगी। जैसे मैंने बताया वहाँ पर कि प्रेजेंस भी होनी चाहिए किसी की और हीट रिक्वायर्ड, तो हीट दोनों चीज़ें हैं यहाँ पर। इस रिएक्शन में दोनों चीज़ें दिख रही हैं हमको, हाँ जी दिख रही हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर पोटेशियम क्लोराइड बन जाएगा, KCl बन जाएगा। KCl बना, ये किस फॉर्म में होगा, ये होगा आपका सॉलिड फॉर्म में। किस फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में। इसके साथ क्या बनेगा आपका, इसके साथ बनेगा आपका कि जब हम पोटेशियम बना रहे हैं तो उसके बाद हमारी निकलेगी ऑक्सीजन गैस। क्या निकलेगी बेटा, ऑक्सीजन गैस निकलेगी, और यहाँ पर इसको हमने बैलेंस कर दिया। ये बात समझ आई। तो यानी कि मेरे को यहाँ पर एक चीज़ तो समझ आई ये कि इसके लिए हीट रिक्वायर्ड थी, जैसे कि मैंने बताया हीट रिक्वायर्ड, और दूसरा कैटलिस्ट भी था। यहाँ पर कैटलिस्ट क्या है इसका कैटलिस्ट है MnO2। ये बात समझ आई। अब आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि कंडीशंस कैसे देखते हैं, कंडीशंस कैसे रिक्वायर्ड होती हैं, कंडीशंस को हम केमिकल इक्वेशन में कैसे मेंशन करते हैं। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये तो बात होगी हीट की, और किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट भी लिख सकते हैं उसको, ठीक है। ये बात समझ आ गई। अब ये कंडीशंस हो गई दो, जिनके बारे में हमने एक एग्जांपल भी देख लिया। इसके बाद हम दो कंडीशंस और देखते हैं, उनके बारे में भी समझते हैं, ठीक है। और कोशिश करना कि आप वीडियो को नॉर्मल स्पीड में देखें, जिससे कि आपकी एक बैठने की हैबिट हो, ठीक है। ध्यान से सुनते रहें उसको। अब दूसरी जो है, यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि भैया टेम्परेचर या प्रेशर, या दोनों एक साथ, टेम्परेचर और प्रेशर। अगर इन दोनों को, हमें इन दोनों की ज़रूरत हुई तो वो कैसे मेंशन करेंगे, उसका कोई एग्जांपल। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसको मैंने रिएक्ट करा 2H2 मतलब हाइड्रोजन के साथ, तो यहाँ पर मेरे को क्या चाहिए होगा कि इस समय पर मेरे को यहाँ पर 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए होगा इसको करने के लिए, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और उस समय पर मेरे को एक कंडीशन और चाहिए यहाँ पर कि मेरे को 300 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर भी चाहिए। ऐसे ही मेंशन होंगी ये चीज़ें, ये एरो के ऊपर ऐसे ही मेंशन होती है बेटा, इनको ध्यान से देखना, ठीक है। 300 डिग्री का सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए। इसके साथ जो मुझे कैटलिस्ट चाहिए यहाँ पर, वो क्या है, Zn। क्या Zn का मतलब क्या होता है, जिंक ऑक्साइड, O, ZnO प्लस Cr, क्रोमियम या क्रीमियम, CrO3। ये मुझे कंडीशन चाहिए कि मैं इन दोनों को साथ में लेके आऊँ, ठीक है। तो क्या बनाए गए, CH3OH, क्या बनाएगा, CH3OH किस फॉर्म में है, लिक्विड। और ये रिएक्शन, वो मैंने अभी रिएक्शन लिखी, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसका नाम क्या है, मेथनॉल। मेथनॉल की मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं इसको। किसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, मेथनॉल की मैन्युफैक्चरिंग। ये बात समझ आई। मेथनॉल की मैन्युफैक्चरिंग जब होती है तो जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड को कंबाइन कराते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होना चाहिए, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे उसका जो टेम्परेचर है कितना, 300 डिग्री सेल्सियस। इसके साथ साथ हमारा कैटलिस्ट प्रेजेंट होना चाहिए, जिंक ऑक्साइड प्लस CrO3, ठीक है। उसके बाद हमें क्या मिलेगा, मेथनॉल मिलेगा। ये बात समझ आई आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब एक लास्ट रिएक्शन और देखते हैं, ठीक है। उसके बाद इस टॉपिक को या इस वीडियो को हम यहीं एंड करेंगे, और कल की वीडियो में हम क्या देखेंगे फिर कि बैलेंस केमिकल इक्वेशंस के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और उनको प्रैक्टिस करेंगे साथ में, ठीक है। अब लास्ट यहीं पे कंडीशन की अगर मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने फोटोसिंथेसिस की आपको बात बताई भी थी, उसकी मैं आपको रिएक्शन यहाँ पर खुद से लिख के दिखाता हूँ, उसको भी आप ध्यान रखना, ठीक है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस
फोटोसिंथेसिस की बात कर रहा हूँ, ये चीज़ ध्यान रखना कि फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन क्या होती है। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन क्या होगी, 6CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस चाहिए, इसके साथ क्या होना चाहिए भैया, वाटर होना चाहिए, तो H2O। इसको क्या मेरे को बैलेंस करना पड़ेगा, हाँ जी, किससे, 6। ये बात समझ आ गई कि 6CO2 + 6H2O। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि मुझे कंडीशन में सनलाइट चाहिए साहब, बिना इसके नहीं होगी रिएक्शन, कुछ भी कर लो, ठीक है। सनलाइट और एक और चीज़ क्या, क्लोरोफिल। ध्यान रखना कब होगी, जब क्लोरोफिल भी होगा, ठीक है, क्लोरोफिल। ये पॉइंट समझ आ गया। मतलब फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है वो कब होती है, जब कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है वाटर के साथ, ठीक है, किसकी प्रेजेंस, सनलाइट और क्लोरोफिल दोनों की प्रेजेंस में, तब जाके जो हमारी रिएक्शन बनती है, क्या बनती है, 6CH12O6 बनी। और इसके साथ क्या गैस इवॉल्व होगी, कौन सी गैस निकलेगी, आप सबको पता है कि ऑक्सीजन गैस निकलती है। क्या निकलती है, 6O2 निकलेगी। यहाँ पर इसको बैलेंस कर देते हैं। तो ये टॉपिक इस रिएक्शन के साथ यहाँ पर ख़त्म होता है। मैंने यहाँ पर आपको सब चीज़ें बताई, जहाँ तक बात है हीट की, या मैं बोलूँ हीट हो गया, या इन्फॉर्मेशन की बात करें तो हमने वहाँ पर देखा टेम्परेचर, प्रेशर, इन सब चीज़ों की बात करी, और हमने लास्ट इस चीज़ को कहाँ पे एंड करा, कंडीशंस पे। तो कंडीशन क्या है वो भी हम मेंशन करते हुए चलते हैं चीज़ों में, ठीक है। तो यहाँ तक अभी तक पार्ट 4 ये वीडियो का था। यहाँ तक आपका एक कंसिस्टेंसी मैं जहाँ तक जान पा रहा हूँ कि आपकी एक कंडीशन या एक कंसिस्टेंसी बन चुकी होगी वीडियो के साथ। तो अब से जो अगली वीडियो आएगी वहाँ पर मैं थोड़ा सा स्पीड में लेके भी चलूँगा, क्योंकि कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि बहुत स्लो चल रहा है टॉपिक, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, अगली वीडियो में हम इनकी इक्वेशंस जो है उनको बैलेंस करना सीखेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ कोशिश करिए, जैसे मैं हर बार बोलता हूँ, कि अपनी पढ़ाई को कंसिस्टेंट रखिए, वीडियो के साथ में रखिए, जिससे कि आपको भी हेल्प हो, ठीक है। और जो एक हमारा मोटो है इस वीडियो की सीरीज़ को कंटिन्यू रखने का, वो भी हो, ठीक है। तो अभी आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, बोर्ड्स आने वाले हैं, हाफ ईयरलीज आपके आने वाले होंगे, उनको भी फोकस करिए। और अगर कहीं पर आपको कोई क्वेरी होती है, कोई डाउट है, उसको भी आप अपने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।